आज की वीडियो मेरी मॉडिफायर्स के ऊपर होने वाली है। ये मेरी बिगिनर्स की दूसरी क्लास है। तो मैं शुरू करता हूँ मॉडिफायर की लिस्ट को लेकर। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सिंपल सा मैं मॉडिफाई करूँगा। कोई भी बॉक्स या हम क्रिएट करेंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कोई बॉक्स ले लेता हूँ एक रैंडमली। ये मैंने बॉक्स क्रिएट कर लिया। देन आप क्या करेंगे कि इसके अंदर हम मॉडिफायर में जाऊँगा। देन यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ एक बैंड। ये मेरी बैंड कमांड लग गई। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स ओपन होती हैं, जैसे बॉक्स है और उसका ये मॉडिफायर है। तो जितने आप मॉडिफायर ऐड करते जाएंगे उतने यहाँ पर मॉडिफाई लिस्ट ऐड होती जाएगी और उसको सेपरेट सेपरेट एडिट कर सकते हैं अपने तरीके से। तो पैरामीटर्स हम इसको बैंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये बैंड हो रहा है, जिस एंगल में चाहूँ और जिस डायरेक्शन में चाहूँ ये बैंड हो जाएगा। और मैं बॉक्स को एडिट करना है तो बॉक्स पे क्लिक करूँगा। देन उसकी डायमेंशनिंग जो भी मुझे यहाँ से एडिट करनी है मैं कर सकता हूँ। बट अगर मेरे यहाँ पर सेगमेंट सारे ज़ीरो हैं तो ये बैंड जो है ना वर्क कुछ इस तरह से करेगा, क्योंकि बैंड नहीं होगा। सेगमेंट काम करते हैं उसके अंदर जॉइंट्स डालने का। ये मैंने सेगमेंट जितने ज़्यादा डालूंगा उतने ही ज़्यादा स्मूथनिंग साइड से मिलेगी इसमें। इसको डिटेल में देखने के लिए मैंने F4 एंटर किया। ये लाइंस जो दिख रही हूँ सेगमेंट से मेरी सारी की सारी, ये मेरे सेगमेंट ऐड हो गए हाइट में, ये मेरे सेगमेंट ऐड हो गए विड्थ में, ये लेंथ में। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करके इसे बॉक्स से मॉडिफायर में जा रहा हूँ। ये मैंने इसमें डायमेंशन दी और बैंड के अंदर जाके इसको डायरेक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मॉडिफायर मैंने लगाया बैंड पे पूरे रेक्टेंगल पे ना लगे, ये लगे सिर्फ उतने पार्ट पे जितने की मुझे हाइट नीचे से मुझे स्ट्रेट रखना है या मुझे ऊपर से स्ट्रेट रखना है। तो मैं लिमिट्स ऐड कर दूंगा इसमें। लिमिट्स में जितनी इसको उठाता जाऊंगा, आप देख रहे हैं जो ऑरेंज लाइन एक बन के आ रही है इसके पास, तो उसी के ऊपर मॉडिफायर लग रहा है अपना। ये इससे आगे जा सकती है, ये एक्स्ट्रा निकल है, बट जहाँ तक इसको मैंने रोक दिया उतने पार्ट में ये कर्व रहेगा, बाकी सब स्ट्रेट। अब मैं इसे जहाँ मर्जी मोड़ दूँ, जितना मर्जी इसको बैंड दे दूँ, बट वो स्ट्रेट ही रहने वाला है। बट मैं बॉटम में भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल बैंड के अंदर आऊँगा और गिज्मो जो है, जो इसका गिज्मो है ये सेंटर में रहता है, इसको मैं उठा दूंगा। अब ये इन दोनों के बीच में आ चुका है और इसकी डायरेक्शन को मैं डाउन करता हूँ और यहाँ से गिज्मो और उठा देता हूँ। अब क्या हुआ है कि अब जितना भी मेरा कर्व रहेगा वो इन दोनों के बीच में ही वर्क करेगा मॉडिफायर। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट हमारी गिज्मो के लोअर में लगी हुई है और अपर लिमिट, इन दोनों के बीच में जितना हमारा ऑब्जेक्ट आएगा सिर्फ वही हमारा बैंड या मॉडिफाई हो पाएगा, बाकी कोई नहीं। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बैंड मॉडिफायर। अब सेम मुझे यहाँ से दूसरा मॉडिफायर लगाना है, तो इसके बैंड पे जाके मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अब इसमें ऐड कर देता हूँ नया मॉडिफायर में ट्विस्ट। ट्विस्ट मैंने ऐड किया। सेगमेंट्स मेरे वही बड़े हुए हैं क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट था, सेगमेंट मैंने डाले हुए हैं। इसमें मैं थोड़े ज़्यादा कर देता हूँ सेगमेंट्स। F4 प्रेस करेंगे आपको सेगमेंट क्लियर विजिबल हो जाएंगे। F4 से स्मूथनेस रहती है, ये शॉर्टकट है इसका, वरना आप वो सेगमेंट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं ट्विस्ट के अंदर आकर इसका एंगल चेंज कर देता हूँ जितना मुझे ट्विस्ट करना है एक्चुअल में। अब मैं बैंड में बॉक्स में जाऊँगा, इसकी विड्थ कम कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि वो बेटर एक्सपीरियंस रहे इसमें। ये मेरा ट्विस्ट हो गया। सेम इसके अंदर बायस आते हैं। ये बायस का काम क्या है कि हमें जो ये रिंग्स बन रहे हैं बॉटम में ज़्यादा चाहिए कि टॉप में। इसको मैं ऊपर करता हूँ तो नीचे फ्लैट ज़्यादा है और ऊपर की तरफ रिंग्स ज़्यादा बेटर बन रहे हैं, वो ऊपर की तरफ खिंच गए। सेम मैं इसको बॉटम में ले जा सकता हूँ, तो इसको मैं अभी 0 रख रहा हूँ। और Z एक्सिस Y एक्सिस होता है, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में ज़्यादा वर्क कर रहा है। अगर यही मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ बॉक्स, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ट्विस्ट लगा देता हूँ और यहाँ से मैं ट्विस्ट ऐड करूँगा तो ये ऐसे वर्क करेगा। बट मैं इसको Y एक्सिस में डालूंगा तो ये प्रॉपर चलेगा। लेकिन Z एक्सिस में ये नहीं चलेगा।
ये वाले में अगर मैं वाई एक्सिस लगाऊंगा तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो सेम डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है और किस डायरेक्शन में उसकी लेंथ वर्क कर रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड। ये मेरा जेड एक्सिस में है तो इसमें ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है। तो आप अब इसमें लिमिट ऐड कर सकते हो। सेम अभी ये फ्लैट हो गया क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है यहाँ पर सेट है। मैं जैसे जैसे इसको उठाऊंगा वो मेरी अपर लिमिट के बीच में और लोअर लिमिट के बीच में ही वर्क करेगा। और सेम इसके अंदर मैं अपना गिज़्मो ऐड कर देता हूँ और उस गिज़्मो को मैं ऊपर उठा देता हूँ। लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने दोनों ऊपर उठा दी। अब ये ट्विस्ट जितना भी मैं ऐड करूँगा वो इनके बीच में रहेगा। आप एक टाइम पर बहुत सारे मॉडिफायर भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं इसमें अब ऐड करूँगा बेंड मॉडिफायर। अब मैं इसको बेंड करता हूँ तो ये देखिए आप कुछ इस तरह की शेप क्रिएट करनी है आपने या कुछ भी ऐसा डिज़ाइन, और दोनों की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके मॉडिफायर में जाऊंगा तो वो अलग तरीके से वर्क करेगा कि आपको किस एंगल पे मुड़ना है, किस एंगल पे रखना है। इसका अपना लोअर लिमिट, अपर लिमिट और बैंड की अलग। तो कुछ भी आप क्रिएट करने के लिए इन मॉडिफायर की हेल्प ले सकते हो, या इन मॉडिफायर की हेल्प से भी कुछ आप नया क्रिएट कर सकते हो। इसकी अपनी डिफरेंट लेयर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, प्रॉपर बॉक्स, और इसके अंदर मेरे अपने अलग अलग सेगमेंट्स ऐड है पहले से ही। F4 प्रेस करूँगा प्रॉपर सेगमेंट दिखाएगा, F4 दोबारा प्रेस करूँगा तो स्मूथनेस के नहीं आ जाएगा मेरा। अब इस पर मैं ऐड कर देता हूँ एक टेपर। ठीक है, अब टेपर क्या काम करता है, जो मेरी ऊपर की सरफेस है ना उसको कम ज़्यादा करने के लिए टेपर कर दिया मैंने, उसको चेंज कर दिया। और इसके जो कर्व्स हैं वो साइड के एंगल्स कर्व देने के लिए बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कैसे मैंने देने हैं वो मेरे डिज़ाइन के ऊपर है। और ये एक्स वाई का मतलब है कि सिर्फ एक्स एक्सिस में ही वो कर्व जाएगा, वाई एक्सिस में कर्व जाएगा, देन एक्स वाई चारों साइड में वो कर्व जाएगा। और ये जो प्राइमरीज हैं वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है। सेम वही प्रॉब्लम है कि हम इसको वाई एक्सिस में देख रहे हैं, जेड एक्सिस में। अभी जेड एक्सिस में है तो इसलिए मैंने इस पर ये मॉडिफायर ऐड कर दिया। अब इसमें लिमिट ऐड कर देता हूँ और इस लिमिट को मैं थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा। ठीक है, ये मैं इसका चेंज कर दिया। ये अपर लिमिट है। अब मैं इसकी लोअर लिमिट चेंज करता हूँ गिज़्मो को उठाकर, तो ये चिमनी टाइप मेरी शेप बन चुकी है सिर्फ एक ही मॉडिफायर से, टेपर। अब मैं इसको दूसरा मॉडिफायर पे ऐड करता हूँ और सेम इसको डिलीट करने के लिए टेपर पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ से अपना रिमूव कर दूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये सारा ही डिलीट हो जाएगा, सिर्फ मॉडिफायर डिलीट नहीं होएगा। तो ये बॉक्स वाला भी डिलीट हो जाएगा। टेपर पे क्लिक करके डिलीट किया, मेरा बॉक्स वापस आ गया। देन अगेन मैं ऐड करता हूँ इसके ऊपर एक स्क्यू। अब स्क्यू क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसका एक अलग डायरेक्शन में मूव करवाएगा ये मुझे। ठीक है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी, सब जितनी मॉडिफायर है सब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो अब मैं इसमें लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऐड कर देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसको ऐड करूँगा वो चेंज होती जाएगी। और सेम मैं यहाँ पे क्लिक करके गिज़्मो से इसको उठा देता हूँ। इसकी अपनी प्रॉपर्टी है ये। सेम अब ये अपना क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट एक अलग मॉडिफायर से। तो आपने ये देखना है कि आपको क्या क्रिएट करना है कि उसमें किसी दूसरे कौन से मॉडिफायर का यूज़ किया जाए। तो पहले आपको सारे मॉडिफायर की प्रैक्टिस करनी है, देन आपको सही टाइम पे पता लगेगा कि इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। अब मैं न्यू मॉडिफायर ऐड करूँगा जिसका नाम है रिपल। जैसे रिपल का काम है अपना, जैसे वाटर वेव्स क्रिएट करते हैं हम वाटर वेव की तरह। तो उसके लिए मैं प्लेन ले लेता हूँ एक, ये मैंने प्लेन ले लिया। इसके मॉडिफायर में जाकर मैं इसकी लेंथ
और विड्थ चेंज कर सकता हूँ। इसमें सेगमेंट्स मैंने 100 ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो सेगमेंट्स का होना ज़रूरी है ज़्यादा बेटर स्मूथनेस के लिए। ठीक है, F4 से वो रिमूव हो जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ मॉडिफायर अपना रिपल। यहाँ पर गया, ये रिपल आ गया मेरा। ठीक, अब एम्पलीट्यूड 1 एम्पलीट्यूड 2 क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड 1 से मेरी एक साइड की ही स्मूथनेस ऐड होगी, आपको दिख रहा है इसमें। एम्पलीट्यूड 2 से दूसरी साइड की प्रॉपर वेव बन गई। ठीक है, वेव की लेंथ कम कर दूंगा तो वो एक्यूरेट निकल आएगी। बहुत ज़्यादा डेप्थ आ रही है मेरे पास, तो मैं दूसरे से डेप्थ को कम कर देता हूँ और डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। ये प्रॉपर वेव बन गई मेरी, पानी में जैसे वेव हम बनती हैं पत्थर फेंकने पर। अब मुझे क्या करना है, इसका फेस, मतलब किस फेस में रखना है। ये कोई स्केल चेंज नहीं करना, किस फेस पे मुझे रोकना है भाई। इस फेस पे ये मेरा रेंडर के हिसाब से, या पानी में अचानक पत्थर गिर चुका है, ये फेंकने वाला हूँ, फेंकने के बाद कुछ सेकंड बाद का एनिमेशन देना, तो वो सेंटर में अगर आप देखोगे गिज़्मो जहाँ पर है मेरा, वहाँ से जो इफेक्ट निकल रहा है वो कहाँ रोकना है वो आपने डिसाइड करना है। ओके, अब मेरा आ जाता है डीके। डीके क्या करता है, जब वेव होती है ना धीरे धीरे साइड में जाते जाते कम होती जाती है, तो मैं इसको जब चेंज करूँगा तो इस साइड की वेव कम हो गई, सेंटर में ज़्यादा। प्रॉपर एक्यूरेट जो रियल लुक एक्चुअल मिलता है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ नहीं करना है इसको, मेरा जो मैंने पत्थर यहाँ फेंका है, यहाँ नहीं फेंका। ठीक है, तो अब मैं इसके रिपल पे क्लिक करके इस गिज़्मो पे जाके इसको चेंज कर देता हूँ पोजीशन को। अब मैं इसको जहाँ रखूँगा वहाँ से ये धीरे धीरे वेव क्रिएट करता जाएगा। लास्ट में आते आते मेरी वो एंड हो जाएंगी, तो बिल्कुल रियलिस्टिक लुक दिखेगा। तो किसी भी कोई भी वाटर का एरिया होगा जहाँ पे छोटा सा एरिया है, जहाँ पे अपने कोई इफेक्ट दिखाना है या ऊपर से कोई चीज़ गिरी है और वो वेव दिखानी है रेंडर में, तो आप रिपल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला मेरा आ जाता है इसके अंदर, इस वाले मॉडिफायर को मैं डिलीट कर देता हूँ, रिपल को यहाँ से, और एक प्रॉपर आ जाता है मेरा वेव का, वेव के नाम से यहाँ पर है। अब ये क्या काम करता है, अब वो तो हमारी सर्कल में जा रही थी वेव, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। मैं एक ऐड कर दी, दूसरी ऐड कर दी मैंने, और वेव की डिस्टेंस जो है कम कर दिया। जैसे टीन शेड होता है, ये मैक्सिमम ऐसे वाटर वेव क्रिएट करने के लिए नहीं होता, कर्टन वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें मैं इसको यूज़ करता हूँ। बन गया। अब वेव लेंथ मैंने कम कर दी। फेस भाई कौन से पे रोकना है मुझे, किस तरफ रोकना है, एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट मैंने देखने अपने रेंडर के हिसाब से मेरे को उसकी पोजीशन चेक करनी। अब डीके क्या है, साइड में जाते जाते कम होता जाएगा, सेंटर में ज़्यादा है, साइड में ज़्यादा। बट प्रॉपर टी शर्ट अगर मैं बनाऊँ तो फिर वो यही दिखेगा ना। अब इसी के अंदर मैं एक और मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ, बेंड, एक अलग शेप क्रिएट करने के लिए मैं इसको बेंड दूंगा। बट मैं जेड एक्सिस में नहीं है मेरा ये, तो मैं इसे एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में ही दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, किस हिसाब से मुझे बेंड करना है। और मैं अगर बेंड की लिमिट्स को ऑन कर दूं और उसमें अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स अपने हिसाब से डाल दूं और इनके बीच का ये एंगल इंक्रीज कर दूं। ठीक है, तो अब ये मेरी शेप कुछ इस तरह की मेरी क्रिएट हो जाएगी। 90 एंगल कर देता हूँ उसमें, कुछ नहीं कर रहा मैं। ये मेरी एक बैंड और वेव की मॉडिफायर से सिंपल प्लेन के ऊपर ये मैंने शेप क्रिएट करी। इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ से मैं इसको मिरर कर देता हूँ। मिरर किसी भी डायरेक्शन में कर सकता हूँ, मैंने एक्स डायरेक्शन में लिया, एक्यूरेट वहीं पर मिरर हुआ। तो अब ये मेरी एक अलग शेप बन गई। शेल स्ट्रक्चर जो होते हैं सिंपल वही चीज़, सिर्फ 2 मॉडिफायर से, और इनको मैं कहीं भी एडिट कर सकता हूँ किसी भी टाइम। मैं अभी इन्हें डिलीट कर देता हूँ एक मॉडिफायर को, और दूसरे पे मैं जितने भी मेरे मॉडिफायर लगे हुए हैं उन्हें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस पे ऐड करूँगा नॉइस। नॉइस क्या होता है, वाइब्रेशन। जब वाटर के अंदर अचानक से किसी तरह की वाइब्रेशन होती है तो जो वेव्स निकलती हैं, जो वाइब्रेशन होती है वो किस तरह का इफेक्ट क्रिएट करती हैं। या डेजर्ट में जब हमारी किसी तरह की हवा चलती है तो जो नॉइस बनती है, जो रैंडम
ली निकल के आते हैं ना, वो हमारा इफेक्ट क्रिएट करने के नॉइज़ मॉडिफायर यूज़ करूँगा, ठीक है ना। अब इस पर मैं सिंपल सा ऐड कर देता हूँ। सेगमेंट्स का होना ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए उतने ज़्यादा सेगमेंट्स, तो फाइल उस हिसाब से ही अपने प्रॉपर्टी साइज़ इंक्रीज़ कर देती है। अब मेरा था इसमें नॉइज़, तो सिंपल ये नॉइज़ आ गया मेरा, मैंने ऐड कर दिया। पहला मेरे पास आ जाता है स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। अब मैं इसमें स्ट्रेंथ ऐड कर देता हूँ। ये आपको फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये स्केल है, मैं स्केल को और ज़्यादा करूँगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, स्केल को कम करूँगा तो उसी जहाँ जो मैंने स्ट्रेंथ डाली है ना, उसी स्ट्रेंथ में उनका साइज़ को कम करता जाएगा। जेड एक्सिस ज़्यादा हो गई, उसको कम कर देता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, ये और कम कर देता हूँ। ये वाइब्रेशन है, कर्टन पर्दा क्रिएट करने के लिए या किसी सरफेस के ऊपर जैसे वाइब्रेशन दिखानी हो तो वो सरफेस बनाने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो ये है मेरा नॉइस मॉडिफायर। अब इसमें सीड्स क्या काम करता है, इसी में डिफरेंट ऑप्शन मुझे बना के देगा, सेम प्रॉपर्टी के साथ, स्केल सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन देगा। तो ये हमारा सीड्स काम करता है। अब मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ स्पेयर के ऊपर। यहाँ मैं एक स्पेयर ले लेता हूँ, इसके ऊपर मेरे सेगमेंट्स पहले ही लगे हुए हैं 200 के, मैं इसको 0 करूँगा तो ये शेप स्मूथनेस ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें मैंने पहले ही 200 के मॉडिफायर लगा दिया। अब मुझे सेम प्रॉपर्टी इस पर लगानी है, तो मैं यहाँ से नॉइज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, वो मेरा मॉडिफायर इस पर लग जाएगा। या फिर मैं दोबारा से ही लगा लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर पता लगे। इस पर क्लिक किया मैंने, मैं नॉइज़ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। अब ये हमारा एक्ट कर रहा है जैसे स्टोन हम बनाना चाहते हैं। अब मुझे स्टोन बनाना है, तो ये उस तरह का मेरा डिज़ाइन बन गया। अब मुझे इस पर कोई भी किसी भी तरह का टेक्सचर ऐड करना है तो मैं बाहर से इसका टेक्सचर ऐड कर दूंगा। अब मुझे कोई टेक्सचर ऐड करना है, मैं सिंपल सा इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, टेक्सचर आ जाएगा। F4 प्लेस करा, ये मेरा एक स्टोन की तरह एक्ट करता है। वैसे तो टेक्सचर ऐसे लगाना नहीं है, टेक्सचर लगाने ये सिर्फ मैं अभी टेम्परेरी लगाया, एक्चुअल में टेक्सचर लगाने का तरीका दूसरा है इसमें। तो ये एक स्टोन बन गया डिफरेंट शेप में। अब इसके और ऑप्शन चाहिए मुझे, आप देख पा रहे हैं जितने मर्जी ऑप्शन ले लीजिए सेम प्रॉपर्टी के साथ। तो अलग अलग स्टोन बनाने, इसको कॉपी करा मैंने, सेम इसका दूसरा ऑप्शन के साथ मैंने इसको एक कॉपी कर लिया, तो मैंने सेम प्रॉपर्टी से 3 स्टोन क्रिएट हो गया। तो इस तरह की कोई भी शेप या नेचुरल एलिमेंट क्रिएट करने की है, आप ये सारे मॉडिफायर लिस्ट को किसी भी तरीके से और किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको आपकी ज़रूरत है। तो पहले तो आपने करना क्या है कि सारे मॉडिफायर की लिस्ट को लिखना है, देन उनकी एक प्रैक्टिस करनी है बार बार। आप 1-2 बार पहले वीडियो को देखेंगे, देन आप नोट्स बनाएंगे, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि इनको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। तो सिंपल सा ये मॉडिफायर, ज़्यादा इतने कुछ हार्ड मुश्किल है नहीं। तो अब मेरे मॉडिफायर्स जो मैक्सिमम जो यूज़ होते हैं मैंने आपको बता दी। अब हम क्रिएट करेंगे जैसे डोर विंडोज़ कैसे कट होते हैं सिंपल वॉल के अंदर आर्किटेक्चरली, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डोर विंडो कट करने के लिए सिंपल पहले से मैं एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने दीवार बना लिया, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, सेगमेंट मेरे 0 हैं, लेंथ विड्थ और हाइट एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डोर क्रिएट करूँगा। ये जो ऑटो ग्रिड का ऑप्शन है, अगर मैं इसे ऑफ रखता हूँ और यहाँ कोई डोर क्रिएट करना चाहता हूँ तो ये मेरा डोर मैंने इसके ऊपर बनाऊँगा तो ये मेरे कहीं और ही डायरेक्शन में जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा।
अगर मैं ऑटो ग्रिड ऑन रखता हूँ तो ये मेरा माउस उसी ऑब्जेक्ट के उसी सरफेस पे पहुँच जाएगा, चाहे वो जेड एक्सिस में हो, एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो। तो मुझे अब डोर क्रिएट करना है। मैं यहाँ से एक रैंडम डोर बना रहा हूँ। ये मेरी विंडो मैंने बनाई, ये मैंने विंडो बना ली, ठीक है। अब मैं इसमें सिलेंडर से किसी भी तरह की शेप को कट कर सकता हूँ। अब ये सारे ऑब्जेक्ट मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं ये सारे इसमें से कट करना चाहता हूँ, चाहे मैं विंडो गोल गोलाई में रख रहा हूँ, रेक्टेंगल है या डोर है या कुछ और भी मैं इसमें से कट देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। सिंपल मैं इसको क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे जाके अपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे चला जाऊँगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है जिसमें से आपने कट करना है। तो पहले ऑप्शन में सिंपल बूलियन के अंदर सारा कुछ होता था, बट अब हमारे पास है बूलियन और प्रो बूलियन, ठीक है ना। तो पहले मैं बूलियन पे जाता हूँ। बूलियन पे जाने के बाद मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, यूनियन, इंटरसेक्ट, सबट्रैक्ट, मर्ज, अटैच एंड इंसर्ट। अब मैं इस पे से कट करना है तो मैं सबट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा। ऐड ऑपरेंड्स पे जाकर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो वो कट हो जाएगा, सिंपल। बट बाकी ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं मैं वो बता दूं। अब मैं इस पे क्लिक करा, ठीक है। मैं F3 ऑन कर लेता हूँ, मैं इसको यूनियन कर देता हूँ, तो ये आपस में जुड़ गए। ये आप देखिए, ये आपस में जुड़ गए। अब इंटरसेक्ट करता हूँ तो दोनों के कंबाइन होने के बाद जो ऑब्जेक्ट बचा है, जब दोनों आपस में जुड़े रहेंगे उनके बीच में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट था वो बच गया तो वो इंटरसेक्ट हो। सबट्रैक्ट तो आपको पता है इसमें से कट हो गया, लेकिन मर्ज क्या काम करता है, तो ये मर्ज हो गए। तो बट इनके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज लाइन है वो अलग अलग ही रहेंगी। अटैच करने के बाद आप देखिए बीच में से जो जॉइंट वाली प्रॉपर्टी लाइन थी वो खत्म हो गई, लेकिन जो एंड पॉइंट में हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारी ऑब्जेक्ट की लाइन थी वो हमें क्लियर विजिबल रहेगी। और इंटरसेक्ट में क्या है कि वो उसमें से कट भी कर चुका है और अपना ऑब्जेक्ट भी वहीं पर है, वो इंटरसेक्ट हो गया सेम, ठीक है। अब ये सबट्रैक्ट मैंने कर दिया इसमें से, और ऐसे ही मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो वो अपना सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप जो ये लाइन देख रहे हैं ना, जो इसके अंदर बन रही है, जो लाइनें जा रही हैं, अब वो एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया वहाँ से वहाँ तक कि अब वो कैसे कट रहा है। ये डायरेक्ट बीच में से हो नहीं हो सकता ना, ये कहीं एंड पॉइंट से तो अटैच होएगा ही होएगा, बट वो आपके रेंडर में नहीं दिखेगा। ये तो था अपना बूलियन सिंपल। अब मैं प्रो बूलियन पे जाता हूँ, प्रो बूलियन पे चला जाता हूँ। अब मेरे पास ना 4 ऑप्शन हैं, कॉपी, रेफरेंस, मूव, इंस्टेंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉपी और इंस्टेंस, मूव, रेफरेंस किस तरह से काम करते हैं। सेम इनका भी वही वर्क है। तो मैं भी कॉपी और इंस्टेंस में आपको बता देता हूँ इंस्टेंस का क्या चीज़ है, क्या ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन पे क्लिक किया और ऐड पिकिंग करा, इसको मैंने क्लिक कर दिया। और अब सेम इस पे गया, इसको मैं बाहर निकाल के जाता हूँ। इस पर क्लिक करके मैंने क्लिक करा और इसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना। मूव कर देता हूँ और सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये अपनी जगह से पोजीशन से मूव हो गया सेम। अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और स्टार्ट पिक करके इसको ऐड कर देता हूँ, बाहर ले आता हूँ। ये मूव है, ये अपना इंस्टेंस है। मूव के ऊपर मैं कोई भी प्रॉपर्टी बाद में इसका डाया चेंज कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे कोई चेंज नहीं होएगा क्योंकि ये मूव किया। बट अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो इंस्टेंस प्रॉपर्टी आ चुकी है, जो जैसा ये रिएक्ट करेगा वैसा ही वो अब हमारे पीछे की तरफ जो कट है वो रिएक्ट करेगा। इसके सेगमेंट्स में कुछ भी फ़र्क डालता हूँ वो सेम जो हमारे बैक साइड में सर्कल है उसके सेगमेंट में फ़र्क आ जाएगा। जितना स्मूथनेस यहाँ दूंगा सेम स्मूथनेस यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा प्रो बूलियन है। तो मैक्सिमम हम जो यूज़ करते हैं, जो भी मैं यूज़ करता हूँ वो मेरा बूलियन रहता है प्रो बूलियन की जगह, या फिर मैं इसको यूज़ करके सिंपल कॉपी या मूव कर देता हूँ और स्टार्ट पिकिंग पॉइंट से जो भी मेरे सबट्रैक्ट करना है डोर विंडो में सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे डोर विंडो कट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे पहले तो मॉडिफायर बताए, ठीक है, जिसमें कि मेरे पहले तो थे बेंड करने के लिए था, फिर ट्विस्ट मॉडिफायर था, देन टेपर, स्क्यू, रिपल, वेव, नॉइस। ये सारे मॉडिफायर इसके साथ जो मैंने कट करने के लिए यूज़ करा वो था बूलियन और प्रो बूलियन, कैसे यूज़ होता है ऑटो ग्रिड को यूज़ करके।
तो ये सारे की जो कंबाइन है, इसके ज़रिए आप कोई भी प्रैक्टिस करनी है तो जो टीवी यूनिट्स होते हैं या बॉक्स से बनने वाली चीज़ें, उन मॉडल के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं इनका यूज़ करके, क्योंकि आप इतना अब तक सीख चुके हैं। तो सिंपल सा आप जाएँ, पहले प्रैक्टिस करें और बाकी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।